गांधी दर्शन की श्रृंखला में आज पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, वेलकम। गांधी जी के विराट व्यक्तित्व में छिपी प्रतिभा ने दुनिया और विशेष रूप से भारत को हर क्षेत्र में प्रभावित किया। गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भारत ने अपनी स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को कायम किया। आज हम देखेंगे 1930-31 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसमें भी विशेष रूप से नमक सत्याग्रह की ओर। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन ये गांधी जी की खुद की एक सोच थी, विचार था, उनकी ही खोज थी कि इतने बड़े विशाल साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य का विरोध आप हिंसा से नहीं कर सकते। तो ऐसे में इस प्रकार के काम करे, इस प्रकार के आंदोलन करे और इस प्रकार के तरह तरह के आप विभिन्न प्रयास करें जिससे कि कहीं भी कानून का उल्लंघन नहीं होता हो और शासन को शक्ति प्रदर्शन का कठोर दंड देने का अवसर प्राप्त नहीं हो। इसी श्रृंखला में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक ऐसा हथियार खोज निकाला जिससे सरकार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि गांधी जी का विचार था कि आप सरकार के सामने हाथ जोड़ करके मना कर दे कि ये फला टैक्स हम नहीं देंगे, ये फला जो विदेशी वस्तु है उसको हम नहीं खरीदेंगे। बस एक तरफ तो आप है जो विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कानून का उल्लंघन हिंसात्मक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं। तो ये हथियार इतना कारगर हुआ कि अंग्रेज जो तत्कालीन जो शासक प्रशासक थे उन्होंने इस संबंध में महसूस किया कि इसका किस प्रकार से जवाब दिया जाए। तो आज हम उन विभिन्न परिस्थितियों को, उन सब कार्यकलापों का अध्ययन करेंगे जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत शुरुआत उन्होंने नमक सत्याग्रह करके की। तो आज का हमारा विषय है नमक सत्याग्रह की और गांधी और उनका आंदोलन। लाहौर कांग्रेस के बाद 2 महीने तक चुप्पी छाई रही। सरकार और देश दोनों ही इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि पूर्ण स्वराज्य के अहिंसक संघर्ष के लिए गांधी जी अब क्या तरीके निश्चित करते हैं। 26 जनवरी को सारे देश में असंख्य सभाओं में स्वाधीनता की शपथ ली गई। भारत को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से नष्ट करने के लिए अंग्रेजों की भत्सना की गई और कहा गया कि ऐसे शासन को और अधिक सहते जाना ईश्वर और मानव जाति के प्रति अपराध है। सविनय अवज्ञा, जिसमें करों की ना अदायगी भी शामिल थी, का आह्वान किया गया। कांग्रेसी विधायकों से कहा गया कि वे 6 जनवरी को त्यागपत्र दे दें। इस निर्देश का सामान्य रूप से पालन हुआ किंतु पूर्णतः नहीं। अवज्ञा करने वालों में NC केलकर, सत्यमूर्ति और अंसारी जैसे कांग्रेस के मुसलमान नेता भी थे। बाकी यह कि फरवरी 1930 में बंबई एवं नागपुर में आयोजित और कम्युनिस्ट नेतृत्व के अंतर्गत की गई GIP रेलवे की सशक्त हड़ताल को असफल हो जाने दिया गया। 31 जनवरी को गांधी जी ने इरविन को जो 11 सूत्री चेतावनी दी, वे पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव से कोसों दूर थी, क्योंकि उसमें राजनीतिक संरचना को बदलने की, यहां तक कि डोमिनियन स्टेटस तक की मांग नहीं की गई थी, क्योंकि गांधी जी अभी भी अंदर ही अंदर
सशंकित थे कि अभी हम डोमिनियन स्टेटस के लिए तैयार हैं भी या नहीं। वो जनमानस को इसके लिए तैयार करना चाह रहे थे, इसलिए अपनी मांगों को धीरे धीरे आगे सरका रहे थे, ताकि इन मांगों को मनवाने के लिए जनता आगे आए और इसका मर्म समझे। इसलिए गांधी जी एकदम से कोई भी डिमांड नहीं रखते थे, वो धीरे 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 जनमानस को भी इसके लिए तैयार करते थे और सरकार का ध्यान भी आकर्षित करते थे। नमक को आंदोलन का मुख्य मुद्दा बनाया जाना भी पहले थोड़ा विचित्र लगा था। बाद में नेहरू ने लिखा कि किस प्रकार पहले पहले इस प्रस्ताव से वे भौचक्के के रह गए थे। 20 फरवरी 1930 को इरविन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ भारत सचिव वेज वुडबर्न को लिखा था, फिलहाल तो नमक सत्याग्रह की भावी योजना ने मेरी रातों की नींद नहीं उड़ाई है। यानी कि अभी भी अंग्रेजों को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये नमक कर या नमक का टैक्स नहीं चुकाएंगे, ना अदायगी का आंदोलन होगा तो क्या इससे कोई जनता जुड़ेगी। इससे मुझे विशेष ज्यादा कोई खतरा नजर नहीं आता है। आगे के घटनाक्रम ने संशयवादियों को गलत और गांधी जी को आंशिक ही सही लेकिन सही साबित कर दिया। 11 सूत्री मांग पत्र पर एक प्रकार से पीछे हटना था, किंतु इसने राष्ट्रीय मांगों को मूर्त रूप दिया और उन्हें विशिष्ट शिकायतों से जोड़ा। इरविन को लिखे पत्र में आम रुचि के मुद्दे उठाए गए, जैसे सेना के व्यय एवं सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती करना, पूर्ण शराबबंदी करना, राजनीतिक बंदियों की रिहाई करना, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार करना और हथियार कानून में सुधार करके बंदूकों के लाइसेंस की स्वीकृति को जन नियंत्रण के अधीन करना। इनके साथ साथ 3 विशिष्ट बुजुर्गा मांगे भी रखी गई थी कि विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे पैंस करना, कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान करना, तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना, साथ ही मूल रूप से किसानों से संबंधित 2 मुद्दे भी थे, भू राजस्व में 50% की कटौती करना और नमक कर की एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति करना। रोचक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1930 में मर्केंटाइल मैरीन कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश नौवहन हितों और बालचंद हीराचंद एवं लालजी नारायण जी के स्टीम नेविगेशन के बीच जारी विवाद को हल करने में असफल रही थी और मार्च 1930 की बॉम्बे मिल्स ऑनर्स एसोसिएशन की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था कि ब्रिटिश एवं जापानी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध संरक्षण उद्योग के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। मार्च 1930 में सरकार ने ब्रिटेन से आयात होने वाले थानों पर लगने वाले आयात शुल्क को 15% और गैर ब्रिटिश आयात पर 20% तक बढ़ाकर बंबई के बड़े कपड़ा उद्योगपतियों को अलग कर देने का प्रयास किया। इससे कुछ सफलता भी मिली, किंतु बंबई के बाहर के अधिकांश व्यापारियों ने इस स्पष्ट साम्राज्यिक वरीयता के प्रति आक्रोश प्रकट किया। धारा सभा में इस बिल के विरोध में होने वाले बहिर्गमन में बिड़ला भी ये कहते हुए सम्मिलित हो गए कि बंबई तो हिम्मत ही खो बैठी है। घनश्याम दास बिड़ला जो उस समय के बड़े सेठ हुआ करते थे, और उन्होंने मिल मालिकों को चेतावनी दी कि यदि साम्राज्यिक वरीयता के द्वारा जापान को प्रतिस्पर्धा से निकाला गया है तो भविष्य में किसी संरक्षण की अपेक्षा करना पत्थर की दीवार से सिर टकराना है। 14 फरवरी 1930 को फिक्की के वार्षिक अधिवेशन में 1 शिलिंग 6 पैंस के विनिमय अनुपात के विरोध में ठाकुरदास का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। उसी अधिवेशन में सभापति की हैसियत से घनश्याम दास बिड़ला ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश पूंजी की दम घोटू
जकड़ की कड़ी आलोचना की थी और सरकार की वित्तीय नीतियों की भी ये कहकर आलोचना की थी कि ये भेदभाव मूलक संरक्षण कम और भेदभाव मूलक स्वतंत्र व्यापार अधिक है। 5 मार्च को बिरला के निकट सहयोगी डीपी खेतान ने कलकत्ता इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की विशेष बैठक में घोषणा की कि आखिरकार ये कठोर तथ्य हमारी समझ में आने लगा है कि अब जब तक भारत स्वायत्त शासन प्राप्त नहीं कर लेता उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। यानी कि स्नेह स्नेह धीरे धीरे लोगों की ये सारी चीजें समझ में आ रही थी। व्यापारिक लोग भी, अब जो भारतीय व्यापारी थे विशेष रूप से, वो भी समझ रहे थे कि इंग्लैंड का जो मकसद है केवल व्यापारिक दोहन करना है, भारत को कंगाल करना है। इसलिए अब धीरे धीरे बड़े व्यापारिक घरानों ने भी स्वायत्त शासन की मांग करना प्रारंभ कर दिया और गांधी जी यही चाहते थे। जहां तक किसानों के मुद्दे का सवाल है, स्पष्ट था कि गांधी जी एक जमींदार विरोधी लगान अदायगी आंदोलन के बारे में जवाहरलाल के उस उग्र सुझाव का अनुमोदन करने के पक्ष में न थे जिसे उन्होंने 5 फरवरी को रायबरेली की एक किसान रैली में व्यक्त किया था। जवाहरलाल का कथन था कि मेरे विचार में जमींदार समुदाय एकदम बेकार है। 26 फरवरी को संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें जमीन में बिचौलियों की समाप्ति का आह्वान किया गया था, मगर इस प्रस्ताव को भी जल्द ही भुला दिया गया। फिर भी जनवरी और फरवरी 1930 में गांधी जी ने जो भाषण दिए या लेख लिखे उनमें किसानों के कष्टों पर बार बार जोर दिया गया था और नमक के मुद्दे ने स्वराज के आदर्श को ग्रामीण निर्धन जन की एक ठोस और व्यापक शिकायत से देखते देखते जोड़ दिया। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसके लगान की ना अदायगी के नारे की तरह सामाजिक रूप से विभाजनकारी निहितार्थ भी न थे। इसने किसानों को इसका अवसर दिया कि वे अपनी सहायता स्वयं करते हुए कुछ अतिरिक्त आय कर सके, जो होती तो मामूली मगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती थी। साथ ही खादी की तरह इस मुद्दे ने भी उनके नगरीय समर्थकों को इसका मौका दिया कि वे प्रतीक रूप में जनता के व्यापक कष्टों से स्वयं को एकाकार कर सके। फरवरी 1931 में इरविन ने गांधी जी के सामने स्वीकार किया था कि आपने तो नमक के मुद्दे को लेकर एक अच्छी रणनीति तैयार कर ली है। यानी कि एक ऐसा मुद्दा जो जन सामान्य का मुद्दा था, शहर का मुद्दा था, गांव का मुद्दा था, गरीब का था, अमीर का था, नमक सबके काम आता है। तो गांधी जी ने बहुत सोच विचार के, बहुत सटीक निर्णय लेकर के अंग्रेजों को घेरने का प्रयास किया। गुजरात के अंदरूनी हिस्सों से होते हुए साबरमती से समुद्र तक गांधी जी के दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल को देश भर में और विदेशों में भी बेहद शोहरत मिली। इसमें आश्रम के 71 सदस्य भी शामिल थे जो भारत के सभी भागों से आए हुए थे। गांधी जी ने 11 मार्च को घोषणा की थी कि जब वे दांडी में नमक कानून तोड़े तो उसके बाद बड़े पैमाने पर नमक का गैर कानूनी निर्माण और नीलामी आरंभ कर दिए जाए। इसमें विदेशी कपड़े और शराब का बहिष्कार भी सम्मिलित था। इसमें भाग लेने की भी सबको छूट थी, किंतु अहिंसा और सत्य की शपथ लेने के बाद ही छूट दी उसमें भाग लिया जा सकता था और गिरफ्तार हो जाने पर स्थानीय नेताओं की बात माननी आवश्यक थी। आरंभ से ही नीचे के दबावों की उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता था, क्योंकि अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी जिस राह से गुजरे वहां के ग्राम अधिकारी अपने अपने पदों से त्याग पत्र देने लगे। 19 मार्च को खेड़ा जिले के बरसाड़ तालुके में स्थित रास के पाटीदारों ने मांग की कि उन्हें तुरंत ही माल गुजारी की ना अदायगी का आंदोलन प्रारंभ करने की आज्ञा दी जाए। इस प्रार्थना को गांधी जी ने पर्याप्त अनिच्छा से ही स्वीकार किया। मई के मध्य में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद वर्किंग कमेटी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले प्रांतों में माल गुजारी की ना अदायगी, जमींदारी वाले क्षेत्रों में चौकीदारी कर की ना अदायगी और मध्य प्रांत में वन विभाग के कानूनों का उल्लंघन करने की आज्ञा दे दी। तो
तो इस प्रकार से स्थानीय जो जनता या लोगों की जो मांगे थी आंदोलन के किस मांग को लेकर के किया जाए, ये भी चाहे अनचाहे गांधी जी को देनी पड़ी, क्योंकि जनता अब इस आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारी मात्रा में जुड़ चुकी थी। और गांधी जी का जो प्रयास था, गांधी जी की जो सोच थी कि आम जन को इससे स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा जाए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का इस दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साबित हुआ। धन्यवाद प्रोफेसर जलालुद्दीन काठार, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।